to the beautiful world and welcome to the Mona Shah Show, सफ़र ज़िंदगी का, the journey of life। हर एक ज़िंदगी में कुछ कमी है मगर, हर एक ज़िंदगी में कुछ कमी है मगर, सफ़र ज़िंदगी का हंसी है मगर। So today let's meet up Subhash Davarji, who is a chairman of well-known textile industries alliance group of company, as well as the well-known and versatile Bollywood producer. Everyone knows Asha Bhosle ji is a well-known singer. सब उन्हें प्यार करते हैं, पर he is the only producer जिन्होंने आशा भोसले जी से एक्टिंग करवाई in his own movie, and he has made history in Bollywood. So let's welcome सुभाष दावर जी in our show सफ़र ज़िंदगी का। नमस्ते सुभाष दावर जी। नमस्कार। तो सुभाष जी, सबसे पहले मैं और हमारे सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं अभी, सब जानना चाहेंगे आपकी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और आज से कुछ 30-31 साल पहले मैं सूरत गुजरात में आ गया था और फ़िलहाल यहाँ पे मेरा बिज़नेस है, यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ। लेकिन 31 साल पहले जब मैं दिल्ली में था तो बेसिकली मैं आर्ट लाइन से रहा हूँ। कॉलेज के अंदर भी मैं अपनी कॉलेज की मैगज़ीन का एडिटर था। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो बहुत शौक़ था मुझे यही सब कहानियाँ लिखने का, गाने लिखने का, कविताएं लिखने का। उसी दौरान दिल्ली में ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन हुआ, स्टोरी कंपटीशन। उस दौरान ना खालिस्तान समस्या बहुत ज़्यादा थी, पंजाब में जो खालिस्तान की प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा थी। तो हमें एक विषय मिला, खालिस्तान के ऊपर आप एक कहानी लिखो। तो उस दौरान मैंने जो स्टोरी लिखी उस पे मुझे गोल्ड मेडल मिला, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। और भीष्म साहनी जी जो बहुत बड़े फिल्मकार रहे हैं, स्टोरी राइटर रहे हैं बहुत बड़े, उनके हाथों मुझे वो अवार्ड मिला था। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो उसके बाद बेसिकली फाइनेंशियली हमारी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी वहाँ पे। तो मुझे नौकरी करने के लिए मुझे सूरत आना पड़ा। हमारे कुछ रिश्तेदार सूरत में थे तो उन लोगों ने मुझे बुलाया और मैं उनके पास नौकरी करने के लिए सूरत आ गया। उन लोगों का टेक्सटाइल का व्यापार था, मेरी तो समझ से बहुत दूर दूर था। मेरे को तो ये कपड़ा टेक्सटाइल कुछ समझ ही नहीं आता था, लेकिन मजबूरी थी रहना। तो मैंने उनके यहाँ नौकरी की और मैंने टेक्सटाइल्स को सीखना शुरू किया। मन लगा के सीखना शुरू किया तो धीरे धीरे समझ आने लग गई टेक्सटाइल की। और उसके बाद मैंने उनका बिज़नेस, क्योंकि वो लोग मोस्टली जो भी बिज़नेस करते थे टेक्सटाइल का, वो सब बिज़नेस उनका डोमेस्टिक का था, इंडिया में ही करते थे। तो मैंने उनको बताना शुरू किया कि हम क्यों ना एक्सपोर्ट भी करें, हमारे कपड़े की डिमांड बाहर भी है। तो उन्होंने ये ड्यूटी मेरे पे दी, तो मैंने उनका एक्सपोर्ट शुरू किया और वो एक्सपोर्ट उनका चल निकला। उसी के लिए मैं बाहर रहा, दुबई गया, सिंगापुर गया, मेरी विदेश यात्राएं हुई, मॉरिशस गया और उनका बिज़नेस मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। कुछ साल तक उनके साथ रहा। मैं तो उनके यहाँ जॉब पे ही था, नौकरी करता था। कुछ टाइम बाद उनको उनके अपने एक किसी बिज़नेस में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ गई। तो हालात ये रहे कि वो भी रोड पे थे और मैं भी वापस रोड पे आ गया। ज़्यादा तकलीफ़ थी लेकिन कोई हल नहीं था, वापस मैं दिल्ली जा नहीं सकता था। तो मैंने यहाँ पे वापस दलाली का काम शुरू किया। कमीशन बेस पे मैं अपने जो बायर्स, जो मेरे दुबई, सिंगापुर फॉरेन बायर थे, उनको मैं यहाँ से सूरत से कपड़ा दिलवाता, साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल्स वो लोग ख़रीदते थे और मुझे कमीशन मिलता था। तो धीरे धीरे मैंने फिर थोड़ा थोड़ा अपना भी एक्सपोर्ट शुरू किया।
वो मेरा काम चल निकला। तो धीरे धीरे वो मेरी वापस प्रोग्रेस होनी शुरू हुई। फिर बहुत अच्छा काम चल निकला। उसी काम से ही मैंने अपना घर लिया, गाड़ी ली। मेरे 2 बेटे थे, तो एक बड़ा बेटा मैंने लंदन पढ़ने के लिए भेजा। छोटे बेटे को शौक़ था फिल्म इंडस्ट्री का, उसको मैंने बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया सतीश कौशिक जी का। अनुपम खेर जी के यहाँ उसने एक्टिंग क्लासेस शुरू की। कुछ ऐसा वक्त आया कि जब 94 के आसपास की बात है, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस दौरान उन्होंने परमाणु विस्फोट हुआ था, किया था, परमाणु टेस्ट किया था। तो उस दौरान बहुत हलचल हो गई थी हमारे देश में। करेंसी US डॉलर और ये सब बदल गए थे, बहुत हालात ख़राब हो गए थे। तो मेरा बिज़नेस वापस फिर डामाडोल सा हो गया, क्योंकि मेरा काम फॉरेन से कनेक्टेड था। तो सब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। वापस फिर उसी दुविधा में था। तो मेरा ही एक दोस्त था जो दुबई से था, उसने मुझे राय दी कि तुम ना चाइना चले जाओ, और चाइना अभी बहुत अच्छा स्कोप है वहाँ पे इंपोर्ट करने का, कुछ भी आइटम्स। तो आप वहाँ जाओ तो आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। तो उसी दोस्त के कहने पे मैं चाइना चला गया। चाइना जाके मैंने बहुत स्टडी की, बहुत बिज़नेस की मैंने स्टडी की, और मुझे लगा कि सूरत से कनेक्टेड, हमारे टेक्सटाइल से कनेक्टेड क्या बिज़नेस हो सकता है। तो मैंने वहाँ पे मुझे पता लगा कि वहाँ एम्ब्रॉयडरी मशीन्स और एम्ब्रॉयडरी का जो धागा होता है जो मशीन पे लगता है, उसका बिज़नेस सूरत में चल सकता है। तो मैंने एक कंपनी से कांटेक्ट किया और मैंने शुरुआत वापस की एम्ब्रॉयडरी मशीन्स इंपोर्ट करने की। ये बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, काफ़ी महंगी मशीनें आती थी। शुरुआत की सूरत में, लोगों को यहाँ भी क्रेज़ हुआ, क्योंकि पहले जापान से या यूरोप कंट्रीज से बहुत महंगी मशीनें आती थी। तो हमने चाइनीज़ मशीनें देनी शुरू की जो काफ़ी सस्ती थी। तो सूरत में हमारा बिज़नेस वापस बहुत अच्छा चल निकला। तो ये मशीन जो होती है वो हर टाइप की एम्ब्रॉयडरी करती है? हाँ जी, हाँ जी। जो आप देखते हैं साड़ियों पे या आपके ड्रेसेस पे, फैशन फैब्रिक्स पे जो एम्ब्रॉयडरी होती है, वो सभी उन्हीं मशीनों पे होती है। तो ये कंप्यूटराइज मशीन होती है। आपने डिज़ाइन बनाना है कंप्यूटर पे और उसमें लोड कर देना है, तो जो भी डिज़ाइन आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली पूरी मशीन उस पर एम्ब्रॉयडरी कर देती है। तो जो काम पहले हाथ से होता था, पहले हाथ से होता था, ये मशीन एम्ब्रॉयडरी कर देती है। और ये फास्ट वर्क भी होता होगा? ये फास्ट वर्क भी होता है। और क्या है कि यहाँ पे सूरत में पहले क्या था, सूरत में बहुत महंगे कपड़े नहीं बिकते थे। साड़ियाँ या ड्रेसेस थी, वो 100-200 रुपये तक की, 300 रुपये तक की मैक्सिमम एक साड़ी बिकती थी। जब हमने ये एम्ब्रॉयडरी मशीनें लानी शुरू की तो लोगों ने वैल्यू एडिशन करके उसकी कॉस्ट बढ़ने लग गई। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि सूरत की ही ग्रोथ शुरू हो गई, क्योंकि वो जो साड़ी 300 रुपये 400 रुपये तक की होती थी, वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये तक की होने लग गई। तो आई थिंक इसमें मशीन के कारण ज़्यादा क्लीन वर्क होता होगा, नीट वर्क होता होगा? नीट वर्क होता था, फास्ट होता था, और बड़े डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते थे। हैंड एम्ब्रॉयडरी करने में थोड़ा सी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन मशीन में तो कोई लिमिटेशन थी ही नहीं। तो वो इतना कमाल का वर्क होता था, इतनी कमाल की एम्ब्रॉयडरी होती थी कि इतनी ज़्यादा उनकी कॉस्ट नहीं पड़ती थी जितने में उन लोगों की साड़ियाँ बिकने लग जाती थी। और मैन पावर की भी ज़रूरत होती है, तो उनको भी नेचुरली मैन पावर हमने एक टाइम तो हम ऐसा आया कि हमने इतनी मशीनें दी सूरत में कि हम मतलब सूरत की खुद की ग्रोथ शुरू हो गई, जो कि एक लिमिटेशन थी। बहुत कम प्राइस की साड़ियाँ यहाँ बिकती थी, एकदम से बूम आ गया। उससे पहले क्या होता था, कैलकाटा में एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क होता था, लखनऊ में होता था, या इसी तरह बनारस वगैरह में होता था। वो सारा काम अब यहाँ पे मशीनों पे होना शुरू हो गया, तो सूरत की ग्रोथ बहुत बढ़ने लग गई। तो हम ये कह सकते हैं कि
सुभाष जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडिया, गुजरात और सूरत में। कहते हैं कि सूरत खूबसूरत है, तो सूरत को और खूबसूरत बनाने में सुभाष जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने है ना बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी वर्क देखे हुए हैं मटेरियल्स पे, डिफरेंट मटेरियल्स पे। आपका ऐसा कोई स्पेशल वर्क जो आप कुछ शेयर करना चाहें, जो आपके दिल के करीब हो और आपकी एम्ब्रॉयडरी मशीन से हुए हो? देखिए, वैसे तो ये एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत होती है, साड़ियों पे, आपकी ड्रेसेस में, फैशन वर्क कपड़े पे तो होती है, लेकिन जो सबसे कमाल का काम हमने इन मशीनों के थ्रू जो किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की हमने ये तस्वीर बनाई, ये एम्ब्रॉयडरी मशीन से ही बनाई हुई है। इस पूरी तस्वीर में कहीं पे भी कोई कलर, कोई पेंट यूज़ नहीं हुआ, ये पूरा धागा है, ये पूरी थ्रेड से ही बनी हुई मशीन है। तो कंप्यूटर में हम लोगों ने वो डिज़ाइन डाला मोदी जी का, और सेम उस मशीन ने ये धागे से ही पूरी उनकी तस्वीर बना दी। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, और अगर मोदी जी देखेंगे तो बहुत खुश होंगे कि हमारे इंडिया में हमने मेक इन इंडिया से सबसे पहले तस्वीर ही मोदी जी। देखो, मेड इन इंडिया, और दिस इज मेड इन सूरत बाय सुभाष दावर जी। एंड आई एम सो ऑनर्ड लाइक दिस इज कमिंग इन द मोना शाह शो। और ये मैं अपने व्यूअर्स से कहती हूँ कि आप बिल्कुल देखिए, दिस इज लुकिंग लाइक अ पेंटिंग, और कितना नीट वर्क है। मैंने पहले लगा कि ये हैंडमेड पेंटिंग है या हाउ दे हैव मेड, इवन द राइट अप इज डन बाय द थ्रेड वर्क। तो कितना नीट एंड ब्यूटीफुल वर्क है। आई थिंक ये सच में हमारे दिल के भी करीब है, और ये वर्क भी आपके बिल्कुल दिल के करीब है। तो यू हैव डन अ फैबुलस जॉब। और मैं चाहूँगा कि अगर कभी मौका मिला तो ये मैं अपने प्राइम मिनिस्टर जी को, मोदी जी को प्रेजेंट करके आऊँगा। बिल्कुल ज़रूर। हम विश करते हैं कि आपकी ये विश पूरी हो, और हम ज़रूर ये पेंटिंग नहीं कह, सॉरी परिधि कट कर, कंटिन्यू करो, कट कर। ज़रूर हम विश करते हैं कि आपकी ये विश पूरी हो, और आपके साथ हम भी आए, हम साथ मिलके मोदी जी को ये ब्यूटीफुल ये जो आपका थ्रेड वर्क से बना हुआ उनका पिक्चर उनको प्रेजेंट करें। जी ज़रूर थैंक यू। आगे बताइए आपकी कहानी। बिल्कुल। तो एक वक्त ऐसा आया कि हम लोग यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री के किंग बन गए, और बहुत अच्छी कमाइयाँ होने लग गई। बच्चे तो मेरे पढ़ ही रहे थे, तो जब फिर बोलते हैं ना, जब बहुत पैसा आ जाता है तो वो दिल के पुराने अरमान जाग जाते हैं। तो मैं तो आर्टिस्ट था, आर्ट लाइन से था, तो वो मेरे दिल में आया, अंदर का कलाकार तो छुपा बैठा ही था। बिल्कुल। तो मेरे दिल में आया कि चलो अभी टाइम आ गया है, बॉलीवुड चलते हैं और मूवी बनाते हैं। तो मैं बॉलीवुड चला गया, वहाँ पे हमारी इंट्रोडक्शन हुआ मेरे दोस्त के थ्रू, आशा भोसले जी से, और हमने एक फ़िल्म पे काम करना शुरू किया। फ़िल्म का नाम था माई, जो एक फैमिली ड्रामा है, बेटी और माँ की कहानी थी। तो पहले हम इसमें किसी दूसरी आर्टिस्ट को ले रहे थे, शबाना आजमी जी को हमने कास्ट किया था माँ के रोल के लिए। वो भी बड़े इंटरेस्टेड थे, लेकिन क्योंकि सॉन्ग हम आशा जी से सारे उनके जितने भी हमारे सॉन्ग थे उनके फीमेल सिंगर वाले वो आशा जी से करवा रहे थे। तो एक दिन हमने ऐसे ही, मेरे दोस्त और हमने बात की आशा जी से कि क्यों नहीं आप इस फिल्म में एक्टिंग करते। एक्चुअली फ़िल्म का नाम माई था, और हमें बातों बातों में पता चला कि आशा भोसले जी अपनी माँ को ना माई ही बुलाते थे। माई मराठी में आई या माई बोलते हैं। तो जब उनको हमने कंसेप्ट बताया तो वो इंटरेस्टेड हो गए कि मैं ये फिल्म चलो करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, बाकी उनको कन्विंस करना जी। तो हम लोग शबाना जी को हमने हाथ जोड़े और बोला कि आशा जी से हम रोल करवा रहे हैं। वो भी बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा ये तो मैं देखना चाहूँगी कि कैसी आशा जी कैसे दिखते हैं स्क्रीन पे।
तो वो फिल्म बनाई हमने, फिल्म बहुत अच्छी बनी, थिएटर पे रिलीज़ हुई, आज भी OTT प्लेटफॉर्म पे है, आप सब देख सकते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा संदेश है बेटी के लिए, माँ बेटी के लिए, कि बेटों से अच्छी बेटियां होती हैं और वो कैसे होती हैं, वो एक संदेश है उस मूवी में। और आशा जी ने कमाल की एक्टिंग की है उसमें। अनुपम खेर जी हैं, राम कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे ने आशा भोसले जी की बेटी का रोल किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया है। तो फिल्म आई, उसके बाद मैंने 1-2 फिल्में और भी बनाई। फिल्में इतनी नहीं चली, लेकिन जो भी था मैंने बहुत अच्छे संबंध बनाए बॉलीवुड में सबसे। 3 साल मैं रहा बॉलीवुड के अंदर, लेकिन फिल्में ना चलने से और मेरा डाइवर्ट होने से सूरत से वहाँ, तो मेरा बिज़नेस पीछे थोड़ा लड़खड़ा गया। और फिल्मों से भी जितना जो हमने पैसा लगाया था कि वो सब रिकवर नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा वापस तकलीफ़ आ गई। मैं वापस सूरत आ गया। सूरत में मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत तकलीफ़ें शुरू हो चुकी हैं, बिकॉज़ मेरे उसी बिज़नेस में मेरे कंपटीटर घुस गए हैं और बिज़नेस एकदम मेरा तो ठप हो चुका है। तो बड़ी तकलीफ़ थी, कोई पैसा भी काफ़ी चला गया था। यहाँ जिससे पैसा कोई मांगता था तो वो कोई देने के लिए तैयार नहीं था, और कर्जे सिर पे चढ़ गए थे। बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे, एक बड़ा बेटा लंदन था, छोटा बॉम्बे में ही यही एक्टिंग सीख रहा था। तो मैंने फिर दोनों बच्चों को वापस बुला लिया। बड़ा बेटा मेरा IAS ऑफिसर बनना चाहता था, वो तैयारी भी उसने करनी शुरू कर दी थी। छोटे को शौक़ था कि मैं फ़िल्मों में एक्टर बनूंगा या डायरेक्टर बनूंगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे उन दोनों को वापस सूरत बुलाना पड़ा। और मैंने उनको बोला कि ये हमें वापस अपने बिज़नेस को ही सेट करना पड़ेगा, वरना तो तकलीफ़ रहेगी। तो दोनों बेटों ने मेरा साथ दिया, दोनों ने बहुत मेहनत शुरू की। हम दोनों बेटे और मैंने वापस बहुत मेहनत शुरू की, और हमारा साथ दिया हमारी चाइनीज़ कंपनी ने भी। और भगवान की दया से आज फिर हम उसी मुकाम पे हैं। वही वैसा ही बिज़नेस है मेरा, जैसे किसी दौरान टॉप पे था। आज भी हम यहाँ पे सूरत के वापस अपनी लाइन के तो किंग हैं। पैसा भी आ गया, सब आ गया। कितनी बड़ी बात है कि ये एक बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने बताई। आजकल की जो जनरेशन है, दे हैव देयर ओन प्लानिंग, दे हैव देयर ओन फ्यूचर डिसीजन कि नहीं, ये हमारी ज़िंदगी है, हम डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। और पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि नहीं, आपको जो बनना है आप बनिए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी एन इंजीनियर, यू वांट टू बी एन एक्टर, हम सपोर्ट करेंगे। पर हमेशा ध्यान रखिए, जब हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत हो, हमें 1 सेकंड के लिए भी सोचना नहीं है, उनके पास आ जाना है। और आज इनके बच्चों ने यही किया। उनके पापा ने उनके लिए सब कुछ किया, पर जब पापा की ज़रूरत थी वो दोनों आ गए, और आज ये वही मुकाम पे है। तो उनके बच्चों ने आज उनके पापा को वापस वही किंग वाली प्लेस दिला दी है। तो आज दादा जी आप ये बताएं कि इतने सारे अप डाउन, जैसे मैंने सब कुछ सुना, हमारी ऑडियंस ने सुना, उन्होंने जॉब की, जॉब से जब वो कंपनी में उनको लॉस हुआ, उसके बाद जब कंपनी